बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना हम ऑर्बिट जो है ना परिंदा बेफिक्र की सीरीज़ हमारी चल रही है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ऑर्बिट के अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें आती हैं हमने 15 से 20 मिनट के अंदर देखनी है और आपका ऑर्बिट सारा कवर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल देखनी है। आपकी जो खोपड़ी है इसके अंदर जो खाना है ऑर्बिट का, ठीक है, उसके अंदर से आँख निकल के बाहर आ जाए, ठीक है, जिसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। और ये अमूमन थायराइड आई डिजीज़ के अंदर जो है ना एक्स ऑप्थेलमस में होता है, ठीक है। और हमारे पास थायराइड आई डिजीज़ में वो एक्स ऑप्थेलमस के बाद स्टार्ट होता है। इन्फेक्शन इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यू जो आपके ये है ना ऑर्बिट, ये सपोज करिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, ये अंदर आई बॉल पड़ी हुई है, बाहर सारा आपका ऑर्बिट है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना इसके अंदर से बाहर आ जाएगा प्रोटोडिन होंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल के टिश्यू हैं तो उनका इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इसी के अंदर जो है ना कुछ ट्यूमर आ गया जिसने आँख को उठा के बाहर मारा है, ठीक। अब वो हम देखते हैं। इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे पास प्रीसेप्टल सेलुलोलाइटिस भी हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलोलाइटिस भी हो सकता है। इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन, सेलुलोलाइटिस वगैरह वो सारे होंगे ना, प्रीसेप्टल और ऑर्बिटल सेलुलोलाइटिस होगा। अगर इन्फेक्शन ऑर्बिटल सेप्टम से आगे हो, देखो ना ये हमारे पास है ऑर्बिट, ठीक है, ये आईलेड है, ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास ऑर्बिटल सेप्टम है। अगर ऑर्बिटल सेप्टम से आगे हो तो हमारे पास आईलेड इन्वॉल्व होगी। अगर इन्फेक्शन ऑर्बिटल सेप्टम से पीछे हो तो हमारे पास क्या होगा, वो पोस्ट सेप्टल सेलुलोलाइटिस होगा, ठीक है। अगर आगे है तो वो प्री सेप्टल सेलुलोलाइटिस जिसके अंदर आईलेड इन्वॉल्व है। देखो ना ये ऑर्बिट, ये बाउंड्री लाइन है, अगर इससे आगे की तरफ इन्फेक्शन आएगा तो वो हमारे पास होगा प्री सेप्टल सेलुलाइटिस जिसके अंदर हमारी आईलेड इन्वॉल्व है। अगर इससे पीछे इन्फेक्शन जा रहा है तो हमारे पास होगा पोस्ट सेप्टल सेलुलोलाइटिस। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक। अब हमने कहा कि ट्यूमर की बात की है एक यहाँ पे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार, असल में स्कूल में छुट्टियाँ हो गई हैं तो वो ये सारे उल्लू के पट्टे आगे ये क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा दिल कर रहा है लेकिन नहीं जा सकता अभी। सूडो ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं और मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। सूडो ट्यूमर बेसिकली क्या होता है, इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, आईपीपी को हम कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर में हमारे पास कोई भी ऑर्बिट के अंदर डर्माइड सिस्ट आ गई है, ठीक है, जिस तरह बच्चों के अंदर जो है ना वो बिनाइन प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर आ जाता है ना बच्चों के अंदर, ठीक है, तो वो वहाँ से बच्चों में ये आता था कि डर्माइड ट्यूमर कहाँ पे आता है, जो चाइल्ड में आता है। मैंने यूँ आता था डी से डर्माइड, डी से डर गए, ठीक है, तो बच्चे जो है ना वो डर जाते हैं, तो डर्माइड जो है ना वो हमारे पास प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास बच्चों के अंदर होगा। फिर मेलिग्नेंट जो है ना वो उसके अंदर हमारा हेप्टोसार्कोमा होगा, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ऑप्टिक नर्व ग्लाइकोमा, मेनिंजियोमा और थायराइड आई डिजीज़, ये सारी की सारी हमारे पास ट्यूमर्स के साथ रिलेटेड है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। डिस्प्लेसमेंट आके ज़्यादा होगी तो वो थायराइड आई डिजीज़, इन्फेक्शन होगा तो प्री सेलुलोलाइटिस या सेलुलोलाइटिस, प्री और पोस्ट सेलुलोलाइटिस। अगर तो वो सेप्टम से आगे है तो वो प्री, पीछे है तो वो पोस्ट होगा। फिर हमारे पास ट्यूमर है, सूडो ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट में फिर हेप्टोसार्कोमा, बिनाइन में हमारे पास डर्माइड सिस्ट है, फिर हमारे पास सूडो के अंदर इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, कैवर्नस साइनस, ऑप्टिक नर्व हो गया, मेनिंजियोमा, और वो सारे के सारे हमारे पास। अब हमारे पास वो कह रहा है कि ग्रेव डिजीज़ जो है ना बेसिकली क्या है। मैंने यूँ याद रखा था, ग्रेव जो है ना वो यूँ याद कर लो कि केव से याद कर लो कि केव में कब्र होता है ना, तो ग्रेव में भी बंदा ना कब्र के अंदर जो है जाकर वहाँ पे ऑटोइम्यून डिजीज़ चमड़ जाती हैं, ठीक है, खुद ब खुद जो है ना वहाँ पे काम होना शुरू होता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर ना एंटीबॉडीज़ जो है ना वो फॉर्मेशन होती हैं, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये TSH है ना, तो इसके ऊपर जाके एंटीबॉडीज़ लग जाती है, बजाय थायराइड के लगने की ये एंटीबॉडीज़ जाके लग जाती है, उसको एक्टिवेट कर देती है और एक्सेस यहाँ से थायराइड हार्मोन जो है ना वो प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देती है। वो क्या करता है, थायरोटॉक्सिकोसिस करता है और वो हमारे पास इफेक्ट करता है आइज़ को। और कुछ आइज़ जो है ना वो कुछ जो है ना वो सीधा ही जाके एंटीबॉडी, एक तो इन्होंने क्या किया TSH रिसेप्टर के ऊपर एक्ट किया, कुछ जो है ना वो एंटीबॉडी सीधा ही जाके टपाटप आँख के ऊपर ही जाके उसने हमला कर दिया। तो ये हमारे पास होगी जिसके अंदर स्वेलिंग होते हैं, एडीमा होता है, प्रोप्टोसिस, वो सारे के सारे हमारे पास ग्रेव डिजीज़ के अंदर। तो क्वेश्चन था कि हाइपरथायराइडिज्म किससे रिलेटेड है, तो वो ग्रेव डिजीज़ से रिलेटेड है, ठीक। फिर ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा बात। ऑर्बिट बेसिकली क्या है, एक हमारे पास पिरामिड शेप है, ठीक, और वो होल्ड करता है आई बॉल को और प्रोटेक्शन के लिए होता है। रोल ऑफ 7 अप्लाइड ऑन आई, रूल ऑफ 7 जो है ना आँख के ऊपर अप्लाई, आँख के ऊपर वो 7 मसल होती हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, मीडियल, लेटरल, ठीक है, और हमारे पास एक लिवेटर, पेल्पेब्राइस, सुपीरियोरस वगैरह इस तरह के मसल होते हैं। 7th नर्व होती है 2, 3, 4, 6, 5 में भी हमारे पास जो है ना उसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो होती है ना वो जाती है। ऑप्थेल्मिक की भी हमारे पास जो है ना वो आगे जाती है, ठीक है। ट्राइजेमिनल की भी ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है, वो हमारे पास जाके सारा करेगा। फिर 7 बोन होती हैं, SELF, सेल्फ, ZPAM, ये एक निमोनिक था। S से हमारे पास है सेफिनाइड,
ई से एथमाइड, लैक्रिमल, फ्रंटल, जेगमाइड, पैलेटाइन, ए कुछ भी नहीं है इसमें, और हमारे पास है एम से मैक्सिलरी आ जाएगा। ठीक, ओके। ये बोन आपको याद होगी ना, SELF, सेफिनाइड, एथमाइड, लैक्रिमल, एफ से हमारे पास फ्रंटल था, फिर जिपाम है ना, जेड से जाइगोमेटिक है, पी से हमारे पास था पैलेटाइन था, और एम से मैक्सिलरी था। तो ये 7 बोन होगी। अब ऑर्बिट जो है ना, इसका एक होता है एपेक्स जिसे हम फ्लोर कहते हैं, ठीक है। फिर जो है ना बेस जिसे हम रूफ कहते हैं, बेस को हमेशा रूफ कहेंगे और नीचे वाले को फ्लोर कहेंगे। ये हमारे पास फ्लोर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपेक्स, ठीक है। फिर मीडियल और लेटरल वाल इसकी हो जाती है। अब हमारे पास जो है ना अपर्चर्स के बारे में 3 अपर्चर्स होती हैं। ऑप्टिक केनाल एक इसके अंदर होती है जो कि लेसर विंग ऑफ द सफिनाइड, ये भी एक MCQ है कि लेसर विंग ऑफ सफिनाइड में ऑप्टिक केनाल होती है, जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सिम्पथेटिक नर्व कुछ हमारे पास आ जाती हैं। फिर स्पीरल ऑर्बिटल जो है ना वो कुछ इसके होते हैं, जिसके अंदर 3rd, 4th और फीचर्स होती हैं, जिसके 3rd, 4th और 6th जो है ना वो हमारे पास नजर जाती है। और इंफ्रा ऑर्बिटल जो है ना वो कुछ स्ट्रक्चर भी इसके अंदर आ जाएंगे। कंटेंट क्या है, मेन मकसद हमारा ये है। कंटेंट में आपके पास है आई बॉल है और ऑप्टिक नर्व आ जाती है और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। देखो आई बॉल है, ठीक है, इसके नीचे फिर ऑप्टिक नर्व है और इसके साइडों पे जो है ना वो हमारे पास जो मसल है ना वो लग जाएंगे, ठीक, 7 मसल जो हमारे पास। सर्जिकल स्पेस ऑफ द ऑर्बिट के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। हमारे पास ये आपको दिख रही है, ठीक है, सारी की सारी नाम याद कर लो, बनवाने के लिए बहुत मुश्किल है, कोई कह दे, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो सर्जिकल स्पेसिस ऑफ ऑर्बिट में 4 हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेंट्रल, पेरियोस्टियल, सब पेरियोस्टियल, और हमारे पास एक टेंडेंट स्पेस होती है। ये टेंडेंट स्पेस आपको नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा ये मसल आ रहे हैं, सेलुलर मसल। उसके बाद पेरियोस्टियम है और उसके बाद सब पेरियोस्टियल स्पेसिस हमारे पास सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सर्जिकल स्पेसिस है ऑर्बिट की। अब वो सेंट्रल स्पेस जो होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रेट्रो बल्बर इंजेक्शन हमने डालना होता है। पेरिफेरल स्पेसिस में पेरी बल्बर एनेस्थीसिया देना होता है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में अकोमोडेटेड इन सब पेरियोस्टियल स्पेस, और टेंडेंट स्पेस के अंदर होता है कि फॉर कैटरैक्ट सर्जरी के लिए हमने ना टेंडेंट स्पेस को यूज़ करना है, जो कि एनेस्थीसिया जहाँ पे गिवन दिया जाता है, ठीक। तो टेंडेंट स्पेस के अंदर हमने एनेस्थीसिया देना है। बाकी आप इसको जो है ना एक दफ़ा गूगल से चेक कर लें, मैं देखता हूँ मेरे पास पड़ी। हाँ, ये देखो एक गूगल के ऊपर हमें मिली है। सब पेरियोस्टियल, एक्स्ट्रा कोनल स्पेस, सब टेंडेंट स्पेस, ऑप्टिक नर्व शीट आपको नज़र आ रही है, फिर इंट्रा कोनल स्पेस आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये दरमियान में आई है, ठीक है, आगे वो कार्निया और कंजक्टिवा सारे का सारा, ठीक है। उसके बिल्कुल जो है ना हड्डी के बिल्कुल साथ, ये बोन है ना सारी, इसके बिल्कुल साथ जो स्पेस है सब पेरियोस्टियल है। फिर एक्स्ट्रा कोनल स्पेस उससे बिल्कुल, यार इसके बिल्कुल साथ जो है ना हमारे पास होती है सब टेंडेंट स्पेस, ये कोई टेंडेंट जा रहा है उसका। फिर ऑप्टिक नर्व शीट है, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल साथ साथ जो ऑप्टिक नर्व शीट है उसके अंदर जो है ना हमारे पास बिल्कुल साथ में इंट्राकोनल स्पेस आ जाती है। अब हमारे पास है प्रोप्टोसिस, जो कि मेन क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल बिहाइंड दी ऑर्बिट, आंख अपने ऑर्बिट से बाहर। एक्सोप्थेलमस के अंदर जो है ना वो कंडीशन, इस कंडीशन को एक्सोप्थेलमस जो कि हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के अंदर मोस्टली देखी गई है। काजेज क्या है, क्यों आंख बाहर आ गई? इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, सिस्टिक लीजन या कोई ट्यूमर आंख के पीछे है। इन्फेक्शन विद सेलुलोलाइटिस, पैन ऑप्थेल्माइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जो है ना ये मेन इन्फेक्शन है। सेलुलोलाइटिस, पैन ऑप्थेल्माइटिस और हमारे पास पूरी आई का यानी इन्फेक्शन है, या फिर हमारे पास कैवर्नस साइनस है उसकी थ्रोम्बोसिस है। इन्फ्लामेशन में ऑटो इम्यूनिटी कोई भी आ जाती है, जिसके अंदर हमने ग्रेव डिजीज़ पढ़ी थी पहले। कैवर्नस साइनस सिंड्रोम इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, और थायराइड आई डिजीज़ आ जाती है। सिस्टिक में हमारे पास क्या होता है, सील फॉर्मेशन और ट्यूमर ग्रोथ के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, कंजेनिटल डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर, वेस्कुलर ट्यूमर, मीजेनकाइमल ट्यूमर और नर्व ट्यूमर। ये 4-5 किस्म के हमारे पास हैं ट्यूमर। साथ में वो कह रहा है मेटास्टेटिक ट्यूमर भी होते हैं, साइनस भी होते हैं हमारे पास, लैक्रिमल ग्लैंड ट्यूमर, WBC ट्यूमर, नॉन हाजकिन ट्यूमर जिन्हें हम देखा है पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्यूमर की ग्रोथ जो है ना वो आँख को आगे की तरफ जो है ना प्रोपेल करेगा। कंजेनिटल डेवलपमेंट, वेस्कुलर मतलब वेसल का ट्यूमर है, फिर मीजेनकाइमल ट्यूमर जिसके अंदर रेहिब्डोसार्कोमा है, और नर्व का मसल हो गया ना। फिर मेटास्टेटिक वो आगे फैलता जाएगा, साइनसिस के अंदर वो आपके जो है ना जैसे पिनाइड एथमाइड साइनस उनका ट्यूमर हो जाएगा। डायग्नोसिस किस तरह आपने करना है, हिस्ट्री लेनी है, ऑकुलर एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, मेजर प्रेशर करना है, वहाँ पे सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करना है, तो आपको पता चल जाएगा क्या वजह है इसकी। लैब डायग्नोसिस में CBC है, ESR है, ट्यूमर मार्क करना है, चेस्ट एक्सरे है, लिम्फ नोड बायोप्सी है, और आपने CT स्कैन और MRI करके देख लेना है। हिस्ट्री में वो कहता है एज ऑफ ऑनसेट है, मोड ऑफ ऑनसेट है, पेनफुल या पेन लेस भी हो सकता है वो, ठीक है। और हिस्ट्री और इसके साथ फैमिली के
बारे में भी आपने पूछना क्या है, किसी को फैमिली को पहले तो नहीं, अगर जेनेटिकली तो फिर वो हमारे पास पहले से चल रहा ट्यूमर वगैरह। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास लीड रिट्रैक्शन जो है ना वो प्रोप्टोसिस की है। अगर क्लिनिकल सिनेरियो में लीड रिट्रैक्शन आ गए तो आपने फ़ौरन जाना है किसके ऊपर, एक्सोप्थेल्मस प्रोप्टोसिस के ऊपर, क्योंकि उसी के अंदर जो है ना वो आपकी आँख पीछे की तरफ ऊपर जो है लिड, ठीक है, वो पीछे की तरफ पलकें जिसे हम कहते हैं वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब वो कह रहा है इन पेरी ऑर्बिटल में कह रहा है कि हमारे पास पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होती है और रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट होती है, बंदा जो है ना वो इधर उधर सही से देख नहीं पाता। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक हेटल्स होता है और एक लूट एक्सोप्थेल्मस होता है। कितनी प्रोट्रूजन है वो उसके बारे में 10 से 20 mm तक जो है ना वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा होगी प्रोट्रूजन तो वो फिर हमारे पास मसला है। ऑकुलर एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखेंगे, आप देखेंगे उसका सूडोप्रोप्टोसिस इवेल्युएशन। ठीक है, लग रहा है सूडोप्रोप्टोसिस, शक पड़ रहा है हमें, लेकिन एक्चुअल में नहीं है वो। ठीक है, जिन लोगों को मायोपिया होता है, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं फिर ताकि उनको दूर अच्छे से नज़र आए, तो उनमें लगता है कि प्रोप्टोसिस है, लेकिन एक्चुअली प्रोप्टोसिस नहीं होता, थायराइड का मसला नहीं होता उनके, ना ही कोई ट्यूमर। तो एक्चुअली वो देखने के लिए आंखें फाड़ लेते हैं और वो एक वक्त आता है कि आँख इतनी बड़ी हो जाती है। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मतलब दाएं बाएं वो जो डिस्प्ले पल्सेशन, अगर आँख में कोई पल्स नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, रिड्यूस विजुअल एक्यूटी तो नहीं है वहाँ पे, वो सारी की सारी हम डिपेंड करती हैं। और मोट डिस्टर्ब ऑक्यूलर मोटेलिटी और पेरी ऑर्बिटल जो है ना वो स्वेलिंग, आपको इसके इर्द गिर्द कितनी की स्वेलिंग नजर आ रही है वो देखनी। लैब एग्जामिनेशन में क्या है, सीबीसी है, ESR T3 T4 है, इनका एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ देखनी है, और हमारे पास एस जो है ना वो एंटीबॉडीज़ देख लेंगे और आपके पास सारे के सारा आ जाएगा। सीटी कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, MRI कर लेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी में बायोप्सी कर लेंगे। ट्रीटमेंट में क्या, इन्फेक्शन है तो एंटीमाइक्रोबियल देंगे, सर्जिकली अगर बिनाइन ट्यूमर है तो रिमूव कर देंगे, अगर मलिग्नेंट है तो हमने पूरी आँख ही रिमूव करनी होती है। बिनाइन ट्यूमर में सिर्फ ट्यूमर रिमूव करना है, अगर मैलिग्नेंट है तो वो दूसरी आई को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमने पूरी आँख को ही एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब वो कह रहे हैं इन्फेक्शन में हमारे पास दो तरह के, प्री सेप्टल, ठीक है, यस, ऑर्बिटल सेलुलोलाइटिस, जिसका दूसरा नाम था पोस्ट सेप्टल सेलुलोलाइटिस। एक ही नाम है, ऑर्बिटल सेलुलोलाइटिस या पोस्ट सेप्टल सेलुलोलाइटिस। हमने कहा था कि यहाँ सेप्टम होता है, आगे आईलेड होता है, पीछे हमारे पास ऑर्बिट होता है। अगर ये सेप्टम से आगे होगा तो प्री सेप्टल, अगर सेप्टम से पीछे होगा तो पोस्ट सेप्टल। प्री सेप्टल में एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसके अंदर एंटीरियर टू दी ऑर्बिटल सेप्टम, यहाँ पे ऑर्बिटल सेप्टम द इज एंटीरियर प्री सेप्टल होगा। फिर अगर वो हमारे पास पोस्टीरियर टू दी ऑर्बिटल सेप्टम होगा तो हमारे पास पोस्ट सेप्टल होगा हमारे पास, जिसके ये एक्यूट होता है और हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे। अच्छा, ये अब प्री की इटियोलॉजी है और ये हमारे पास पोस्ट की इटियोलॉजी है, जल्दी से देख लो इसको। प्री के अंदर वो कह रहा है कि मोर कॉमन है, लेस सेवियर है, ठीक है, मोस्टली जो है ना वो छोटे बच्चों में हो जाती है, स्टेफ ऑरियस और पायोजेनिस की वजह से ट्रांसमिशन इसकी सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर मोस्टली होती है, और हमारे पास ये कह रहा है कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करती है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस जो है ना वो ब्लड के जरिए भी जा सकती है और दूसरे लिम्फेटिक के जरिए भी जा सकती है। इन्फ्लामेटरी चेंजेस में देख लो कि रेड होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, टेंडर होगी, खुद आप फील कर लो। ग्लोब इज़ नॉर्मल, ठीक है। एक्स्ट्राक्युलर कॉर्निया और कंजक्टिवा में वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना वो इन्वॉल्व हो गए, बाकी सारे ना। वहाँ पे आपने सिस्टमिक एंटीबॉडीज दे देनी है, टॉपिकल एंटीबॉडी और पेन को रिड्यूस करने की एनाल्जेसिस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेलुलोलाइटिस में बेसिकली क्या स्टेफ ऑरियस और पायोजेनिस है, तो उन्होंने बेसिकली पस फॉर्मेशन बनानी है, तो आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक दे देनी है, एनाल्जेसिक दे देनी है, तो काम होगा। पोस्ट में क्या है हमारे पास, पोस्ट जो है ना पीछे की तरफ जो जा रही है, ये अंदर जाते जाते ये इमरजेंसी क्रिएट करेगी, तो मेडिकल ये इमरजेंसी होती है जिसके अंदर विजन लॉस और इवन डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। स्टेप्टोकोकस नमूनी, ओरियस और पायोजेनिस, यही दो भी हो गए और साथ में नमूनी भी आपने ऐड कर दिया। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ट्रीटमेंट में ट्रॉमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ द एडजेसेंट ऑर्गन एंडोजीनस और आफ्टर सर्जरी भी हो। कह रहा है कि रैपिड ऑनसेट ऑफ द पेन और स्वेलिंग होगी, आईलेड मार्जिन जो है ना उसकी स्वेलिंग होगी और पेरी ऑर्बिटल लिड एडिमा होगा, कीमोसिस इन दी कंजक्टिवा में प्रोप्टोसिस होगी और रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है ना वो उसकी आंखों की मूवमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि ऑप्टिक नर्व जो है ना इसके अंदर भी इन्वॉल्व होगी, लॉस ऑफ द विजुअल एक्विटी होगी, फंडोस्कोपी में मार्क कंजेशन और हमारे पास लिड का एडिमा होगा, लिड का एडिमा, ठीक है, और वहाँ पे कंजेशन बहुत है और साथ में डिस्क की स्वेलिंग भी होगी। सीबीसी कर लेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, MRI और CT कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। पेशेंट को आपने फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट करना है और साथ में IV चलानी है, मुंह से नहीं खिलानी, ठीक। IV चलाएंगे ना, देखो आपने फंडोस्कोपी की तो आपको वहाँ पे कंजेशन भी मिली, एडिमा भी मिला, तो अब ये क्लिनिकली जो है ना वो इमरजेंसी कंडीशन है, आपने IV एंटीबायोटिक देनी है, सेफ्लोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन, सेकंड जनरेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का वो देनी है, और एनाल्जेसिक टॉपिकली ऊपर ऊपर लगा देनी। सर्जिकली एब्सेस जो है ना वो आपने रिमूव करना है। कॉम्प्लिकेशन में एक्सपोजर केराटोपैथी, ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज है, ब्लाइंडनेस है, पेशेंट जो है ना वो रेटिनल वेन और आर्टरी जो ऑक्लूडेड है, एब्सेसिस है, कवर्नस साइनस है, मेनिंजाइटिस और डेथ इवन हो जाती है हमारे पास। अब ट्यूमर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्यूमर वो कह रहा है हमारे पास अगर सूडो ट्यूमर हो,
वो किसी इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी, यहाँ पे हमने देखा ना ट्यूमर के बारे में, ठीक है। शुरू में मैं दिखाता हूँ आपको, ट्यूमर के बारे में हमने कहा कि ये हमारे पास इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की वजह से हमें लगता है कि ये ट्यूमर है, लेकिन एक्चुअली वो कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, ठीक है। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में नॉन स्पेसिफिक नॉन इन्फेक्टिव होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल सेल, मतलब वहाँ पे कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, उसकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है लिम्फोसाइट वगैरह, जिसकी वजह से हमें लगता है ये ट्यूमर है, लेकिन एक्चुअल में ट्यूमर नहीं होता। ऑनसेट पेन होती है, पेरी ऑर्बिटल चेंजेस, स्वेलिंग होती है अराउंड दी आई, 30% जो है वो उसमें कहता है कि फीवर होगा, कंजेशन होगा, लिड स्वेलिंग होगी और डिस्क का जो है हमारे पास स्वेलिंग होगी। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक होगा और स्टीराइड हमारे पास होगी। बिनाइन ट्यूमर में हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास डर्माइटिस, बच्चा जो है ना वो डर जाता है, तो ये बच्चों के अंदर मोस्टली होता है बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास नॉर्मल टिश्यू की जगह जो है ना अब नॉर्मल टिश्यू आ जाते हैं, वो एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस से अराइज करता है, वो डिस्प्लेस करता है सब एक्यूट, मतलब एम्ब्रियोनिकली बचपन से ही जो है ना बिनाइन ट्यूमर आ जाता है। मोस्ट कॉमनली जो है प्राइमरी बिनाइन जो है ना वो चाइल्डहुड में अंदर ये एमसीक्यूज है। बाकी केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम की कंपोजिशन है, डर्मल अपेंडेजेस आपको नजर आएंगी, स्वेट ग्लैंड होगा, सेबेशियस ग्लैंड होगा, हेयर फॉलिकल होंगी, वही जो एपिडर्मिस से बनती हैं, ऑयल होगा, केराटिन होगा और वहाँ पे हेयर आपको नजर आएंगे। टाइप्स क्या है, सुपरफिशियल डर्माइड होता है और एक हमारे पास होता है डीप डर्माइड हो गया। और नंबर, ठीक है, सुपरफिशियल डर्माइड में इसको क्लेजियन से कंफ्यूज नहीं करना, जिस तरह क्लेजियन था ना पेनलेस स्वेलिंग था, लिपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये लेटरल साइड पे होता है, ठीक है। क्लेजियन ये बेसिकली हमारे पास लेटरल साइड पे होगा और ये अर्ली पल्पेबल है, इन्फेंसी के अंदर रहता है, सुपरा टेम्पोरल होगा, राउंड होगा, स्मॉल नोड्यूलर होगा, पोस्ट मार्जिन इजीली पाल्पेट होंगे और हमारे पास नो ग्लोब डिस्प्लेसमेंट और नो बोनी डिफेंड होगा। सीटी स्कैन कर लेंगे और सुपरफिशियल सर्जिकली रिमूवल करेंगे। डीप में हमारे पास क्या होगा, ग्लोब की डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा चला गया है ना तो पूरे आई ग्लोब में उसकी डिस्प्ले करेंगे, बॉडी डिफेक्ट देखेंगे, लेकिन वो पाल्पेबल नहीं होगा हमारे पास। सीटी स्कैन में हमें कह हमारे पास हेटेरोजीनियस मास जो है ना वो दिख जाएगा, ठीक है। अगर ये फट गया तो हमारे पास ग्रैनुलोमेटस लीजन भी करवा सकती हैं। डीप वाला ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर ग्लोब भी आपके इन्वॉल्व है और हमारे पास बोनी डिफेक्ट भी इन्वॉल्व होंगे। थर्ड नंबर पे मलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर रेहिब्डोसार्कोमा, जिसको हम प्राइमरी मलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है रेहिब्डोसार्कोमा, ठीक है। ये भी बच्चों के अंदर है, रेहिब्डो मतलब रोता है, आर से रेहिब्डो है, आर से हमारे पास रोता है, तो बच्चा है तो रोता है, तो मैंने यहाँ बच्चों में हमारे पास ये एमसीक्यूज है। पैथो का भी यही थी, ये था ना, प्लोरीपेरेंट मीसेनकाइमल सेल होते हैं, वहाँ से राइज करते हैं, कन्वर्टेड इनटू दिस स्ट्रेटिफाइड मसल, जिसके अंदर वो हाइपर जो है ना वो प्रोलिफरेशन हो जाती है और वहाँ पे पेन वगैरह नहीं होती, ठीक है। आप अगर बुक के अंदर देखें ना तो वो उसने बड़ी है ना गंदी सी तस्वीर बनाई हुई है, आँख के ऊपर एक गंदा सा ट्यूमर बना हुआ है, तो ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं हिप्टोसार्कोमा कहते हैं। प्रोप्टोसिस हो जाती है, ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन है, सुपरनेजल होगा और स्वेलिंग और रेडनेस आपको दिख जाएगी। एमसीक्यूज में अगर प्राइमरी मैलिग्नेंट जो है ना वो मोस्ट कॉमन रेहिब्डो है, अगर बिनाइन की बात आ जाए तो वो डर्माइड सिस्ट होता है, BD, बिनाइन हो गया तो डर्माइड, मैलिग्नेंट होगा तो हमारे पास रेहिब्डोसार्कोमा होगा। ये दो एमसीक्यूज आपके पक्के लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में सीटी करेंगे, एमआरआई करेंगे, बायोप्सी करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली बात है। सर्जिकली एक्सीजन करके कीमो और रेहिब्डो रेडियोथेरापी आप कर लेंगे तो आपके पास काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड आई डिजीज़। ओके जी, अभी हमारे पास है थायराइड आई डिजीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड ग्रेव डिजीज में ऑटोम्यून डिजीज होता है, जिसके अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज अगेंस्ट TSH रिसेप्टर, ठीक है। TSH रिसेप्टर के अंगेज जो है एंटीबॉडीज बनती है, T3 और T4 जब ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस अफेक्ट करती हैं आई को, ठीक। अब वो कह रहा है कि 90% पेशेंट के अंदर वो हाइपरथायराइडिज्म होती है और चंद के अंदर वो कह रहा है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होगी, ठीक है, जिसके अंदर थायराइड 90% जो है ना पेशेंट को प्रेजेंट करता है हाइपर के साथ। अब स्मोकर्स जो मोस्टली हैं, फीमेल्स हैं या मिडिल एज वोमेन है ना, ठीक है, उनके अंदर में मोस्टली हमारे पास देखा गया कि हाइपरथायराइडिज्म होता है। पैथोजेनेसिस में कह रहे हैं ऑटोम्यून एंटीबॉडीज IgG एंटीबॉडीज जो है ना वो हमारे पास क्या है, जाती हैं ऑर्बिट के पास, वहाँ से कह रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्ट की एडिपोज लीनिएज जो होते हैं, ठीक है, IgG इसको जो है ना स्टिमुलेट करेगी, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हमारे पास होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास चंद कंडीशन है जिसके बारे में मैंने बताया। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इनलार्ज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, जो आई के गिर्द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है ना उसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी, वो 8 टाइम बढ़ जाएंगे और बल्क ऑफ दी आई और मसल होंगे, जिसके बाद एक्स्ट्रा एक्जो ऑप्थेलमस हो जाएगा और वो हमारे पास प्रोप्टोसिस करवाए। देखो ना, जब हमारे पास IgG एंटीबॉडीज आती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, हमारे पास ऑर्बिट के जो फाइब्रोब्लास्ट एडिपोज लीनिएज है उसको डिस्टर्ब करेंगी, वो स्टिमुलेट करेंगी IgG जाके फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन को, ठीक है। जिन्होंने नए जो है ना वो फाइब्रोब्लास्ट बनाने हैं ना, ठीक है, उनकी इनका काम बनाना है और हमारे पास गैग्स ग्लूकोजा अमाइनोग्लाइकेन इनको स्टिमुलेट कर दिया,
जब ये स्टिमुलेट होंगे तो वो हमारे पास क्या करें, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल को इलाज कर देंगे अपने वजन से 8 गुना ज़्यादा, ठीक है। 5 और ये हमारे पास 3 8 गुना ज़्यादा कर देंगे। जब वो 8 गुना ज़्यादा होंगे तो बल्क ऑफ दी आई बढ़ जाएगा, आई इतनी मोटी हो जाएगी और वो हमारे पास मसल भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो वो एक्सॉप्थेलमस बाहर की तरफ आएगी, प्रोप्टोसिस की ये बड़ी कंडीशन है। एक्सेसिव फाइब्रोब्लास्ट की वजह से वो कहना हमारे पास स्कारिंग भी हो सकती है, मसल पैरालाइज हो जाएंगे, मायोपैथी हो जाएगी, डिप्लोपिया हो जाएगा और हमारे मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टिंग हो गया, हमारे पास विजन लॉस वहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। तो बस ये याद करना है कि थायराइड आई डिजीज में IgG ने फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्राकुलर मसल और आई 8 टाइम बड़ी होगी और वो प्रोप्टोसिस के साथ आ गई। साथ में स्कारिंग बता देनी है, साथ में वो कह रहे हैं कि इन्फ्लामेटरी एक्सिडेट में एंटीबॉडीज जो है ना वो हमारे पास इन्फ्लामेशन काज करवाती है। साइन में कह रहे हैं सिस्टेमिक साइन हो सकते हैं, ऑकुलर साइन सिस्टेमिक में वेट लॉस है, स्वेटिंग है, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन हो सकता है, जबकि ऑकुलर साइन में रिट्रैक्शन ऑफ द आईलेड हो सकता है, ठीक है। मतलब आईलेड जो ऊपर है ना आपका, जिसमें ड्रंकन साइन का जिस तरह वो होती है ना शराबियों से होती हैं, ड्रंकन साइन की तरह होती हैं, ठीक है। स्टेयरिंग हो गया, फ्रेंड खौफनाक आंखें नजर आएंगी, ऑकुलर साइन लिड लैग फेनोमिना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिड लैग जो है ना थायराइड डिजीज के अंदर आपको दिख जाता है। और ब्लिंकिंग जो है ना वो हद से ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि आंख ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है तो उसे ब्लिंक करने के लिए जल्दी जल्दी ब्लिंक करना पड़ता है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, उसकी टीयर फिल्म ना फट जाए। ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाए, मायोपैथी, तो ये तो कॉमन सी बात है, ये कोई इतनी बताने वाली नहीं है। लेकिन आपने हाइपरथायराइड की जो है ना वो सारी की सारी कंडीशन लिख देनी है, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, साथ में लिड लैग, रिट्रैक्शन ऑफ द आईलेड और हमारे पास स्टेयरिंग और खौफनाक वाली आंखें आपको दिख जाएंगी। फिर कह रहा है अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है तो हमारे पास पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग और पफनेस होगी और वो एक्सोप्थेलमस है। ग्रेडिंग हमारे पास है 6 ग्रेडिंग है, 0 1 2 3 4 5 6। NOS PEC ऐसे एक ये निमोनिक है, आप देख लेना जिस तरह भी आपको। N से 0 ग्रेडिंग में नो साइन, O से ओनली लिड रिट्रैक्शन, S से हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू, P से हमारे पास प्रोप्टोसिस है, E से हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है, C से हमारे पास कॉर्निया है और S से हमारे पास स्लाइटली जो है ना हमारे पास विजन लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अगर प्रोप्टोसिस हुआ तो कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 3 है। NOSE देखो ना, NOSE नोज, फिर हमारे पास PECS पैक्स, PECS, ई को यहाँ से निकाल दो, एन से हमारे पास नो साइन है, ये 1 ग्रेड है, ये 2 ग्रेड है, ये 3 ग्रेड है, ये 4 नहीं ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 और ये 6 ग्रेड। नो साइन सिर्फ हमारे पास यहाँ पे लिड रिट्रैक्शन होगा, ओनली लिड रिट्रैक्शन। एस से सॉफ्ट टिश्यू, 3 से प्रोप्टोसिस होगा, ई से हमारे पास आएगा एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ठीक है। सी से हमारे पास आएगा कॉर्निया जो है इरिटेटेड है, केराटोकंजक्टिवाइटिस, और एस से हमारे पास स्लाइट विजन लॉस हो जाएगी। तो ये 6 आपको जो है ना पता होंगे तो आपको होपफुली कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस में TSH हो गया, T3 T4 देखने। प्रोप्टोसिस जब भी आएगा ना तो वो ग्रेड 3 है हमारे पास, ठीक है। ओके फिर वो कह रहा है कि ऑकुलर मूवमेंट में वो कह रहा है कि सोनोग्राफी, CT स्कैन और MRI वो कर लेंगे तो आपके पास सारा काम हो जाएगा। ट्रीटमेंट में वो कह रहा है कि हमने एंटी थायराइड ड्रग्स देनी है, रेडियो एक्टिव देनी है और थायरोइडेक्टमी कर देनी है फॉर हाइपरथायराइडिज्म के लिए। ऑकुलर डिस्कम्फर्ट में आर्टिफिशियल टेयर जो है ना वो आपने दे देनी है और साथ में नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लामेटरी दे देनी है। तो फिर कॉर्टिकोस्टीराइड एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की सर्जरी कर देनी है, रिसेक्शन कर देनी है। तो फिर वो कह रहा है कि आई लैशेज की स्टिचेज कर दे ताकि हमारे पास वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो, ठीक है। अपर और लोअर आई लेड यानी इसको स्टिच कर देना ताकि वो ज़्यादा एक्सपोज बाहर की तरफ लिड लैग ना कर दें। साथ में आपने जो है ना आर्टिफिशियल टेयर जो आंसू है वो दे देने, फिर कॉर्टिकोस्टीराइड देना और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की सर्जरी कर देनी है। अब है हमारे पास कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। इसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन है, एम्बोलस होता है जो कि हमारे पास कैवर्नस साइनस के अंदर ज़्यादा वो ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे हमारे पास सारी की सारी क्लॉटिंग हो जाती है। स्टेफ ओरियस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है हमारे पास, 30% वो कह रहा है हमारा मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। बंदे मर जाते हैं इससे। क्या है कि कैवर्नस साइनस है ना उसके अंदर एक क्लॉट्स जाके बन जाता है, कोई भी वजह हो उसकी वजह से हमारे बंदे मर। सीवियर हेडेक, मसल पेन, फीवर, ट्रैगर चिल और वोमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक। फिर वो कह रहा है हमारे पास जो है ना आपने कैवर्नस साइनस वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर करके देखा होगा ना, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। बल्कि ये वाला देख लो, ठीक है। कैवर्नस साइनस की एनाटॉमी, इसके अंदर वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको सारा मिल जाएगा, फिर ऑप्टिक की आज़ में है, सुपरसिलियरी की रिस्टेना कैवर्नस साइनस आपको यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। तो ये आपने हेड एंड नेक के अंदर आई थिंक देखा था 13-14 चैप्टर के अंदर। मोस्ट कॉमन काज क्या है इसका, नेज़ोफ्रंटल साइनोसाइटिस होता है, ठीक है।
नेजो फ्रंटल NFS मोस्ट कॉमन काज है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, क्या मुझे हर वक्त सर दर्द रहती है। कंजक्टिवा में कीमोसिस होगा, टॉसिस हमारे पास होगी, और अर्ली साइन में कह रहे हैं कि 6 नर्व जो है ना उसके हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होगा, और एब्ड्यूसेंट नर्व C6 जो है ना नर्व इसकी इन्वॉल्वमेंट आपको दिख जाएगी। एडीमा होगा मेस्टाइड प्रोसेस में, वो डायग्नोस्टिक पॉइंट है। रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी होगी, CBC ESR ब्लड कल्चर देंगे, CT और MRI कर लेंगे, बाकी एंटीबायोटिक्स दे देंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देंगे, और हमारे पास सर्जिकल ड्रेनेज कर देंगे। फिर वो कह रहा है कि ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा और मेनिंजियोमा के बारे में। ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा में क्या है? एस्ट्रोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि स्टार शेप सेल होते हैं, स्लो प्रोग्रेसिव और इम्पेयर्ड विजुअल। जबकि मेनिंजियोमा में हमारे पास मेनिंजीज जो है ना उसकी इन्फ्लामेशन दिख जाती है। MCQs में वो कह रहे हैं हमारे पास प्रोप्टोसिस में फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो अगर आ जाती है तो वो प्रोप्टोसिस है। अगर यूनिलेटरल भी हो सकता है, एक आंख में ऊपर, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन काज सेलुलोलाइटिस है। बाईलेटरल में मेटास्टैटिक ट्यूमर है। यूनी और या बाई में अडल्ट के अंदर कह रहा है कि हाइपरथायराइडिज्म जो है ना वो एक बड़ी वजह है, सेलुलोलाइटिस एक बड़ी वजह है, हाइपरथायराइडिज्म वजह है, और फिर मेटास्टेटिक ट्यूमर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस वो कह रहा है कि 30% इसका मोर्टेलिटी रेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास विदाउट ट्रीटमेंट 100% बंदा मर गया, इसकी ट्रीटमेंट ना की तो अब बंदा गया आपके हाथों से। फिर मोस्ट कॉमन सिम्टम सर दर्द बहुत ज़्यादा है, और मोस्ट कॉमन काज स्टेफ ओरियस बैक्टीरिया का है, ठीक है, बैक्टीरिया इसकी बड़ी वजह है। और वो कह रहा है कि स्प्रेड थ्रू नेजोफ्रेंटल NFS मैंने बता दिया। 6th नर्व जो है ना इसकी एब्ड्यूसेंट नर्व, यार ना छेड़ो, एक तो ये बच्चे जो है ना इनको छुट्टियाँ ना हो जाए, किसी के जीना आराम कर देते हैं कॉलोनी के। 6th नर्व जो है ना इन्वॉल्वमेंट है। डायग्नोस्टिक साइन में एडीमा होता है उन मेस्टॉइड प्रोसेस में। फिर वो कह रहा है ट्यूमर हमारे पास चिल्ड्रन में भी है, एडल्ट में भी है, ऑर्बिट में भी है, आईलैंड में भी है, प्राइमरी ट्यूमर भी होता है, सेकेंडरी ट्यूमर भी होता है। प्राइमरी ट्यूमर जो है ना वो बिनाइन में D वाला आना था, डर्माइड सिस्ट। मलिग्नेंट के अंदर हमारे पास कौन सा था? वो रेहेप्टोसार्कोमा था, ठीक है। तो अगर मलिग्नेंट आ जाए तो रेहेप्टो, बिनाइन आ जाए तो डर्माइड, ठीक है। BD से याद कर लो, बिनाइन डर्माइड होगा। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में हमारे पास बच्चा डरता है, ठीक है। और न्यूरोब्लास्टोमा वो कह रहा है कि रेकॉन्स आई की भी हमारे पास है, सेकेंडरी ट्यूमर अगर कोई पूछ ले। प्राइमरी ट्यूमर में हमारे पास डर्माइड है, बिनाइन, और कैपेली हेमेंजियोमा भी कहीं कहीं लिखा होता है। मेलिग्नेंट के अंदर रेहेप्टोसार्कोमा हो गया। एडल्ट के अंदर वो कह रहा है कि प्राइमरी ट्यूमर जो है वो कैवर्नस हेमेंजियोमा होता है, ठीक है। एडल्ट के अंदर अगर पूछ ले प्राइमरी बिनाइन। बच्चों के अंदर जो है ना वो प्राइमरी बिनाइन जो है ना वो कौन सा था? डर्माइड था। और मेलिग्नेंट कौन सा था हमारे पास? रेहेप्टोसार्कोमा। बड़ों के अंदर कैवर्नस है, ठीक है। बड़े जो है ना वो CC करते हैं मर्चें खा कर, ठीक है, तो बड़े CC करते हैं तो वो हमारे पास कैवर्नस हेमेंजियोमा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट में हमारे पास लिम्फोमा आ जाता है, जो कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, वो बड़ों के अंदर होता है, ठीक है। अगर मेलिग्नेंट की है तो लिम्फोमा, अगर बेनाइन की बात की है तो हमारे पास कैवर्नस हेमेंजियोमा। ये MCQ पक्के हैं। सेकेंडरी का मोस्ट कॉमन काम ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक है, या लंग्स का होगा। ग्रेव डिजीज में कह रहा है मोस्ट कॉमन साइन है, जिसके अंदर हमारे पास लिड रिट्रैक्शन हो जाती है। लिड रिट्रैक्शन यहाँ पे आएगा आपके पास ग्रेव डिजीज है। तो दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है ना वो हम रेटिना के ऊपर बनाएंगे। अब इसको अपलोड करता हूँ, फिर आपके पास रेटिना से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।